Okay, so now we are going to start renal integrated renal. ठीक है, पहले हम BTR करने लगे हैं. अब मेनली चलो ये तो मैं बता दूंगी आपको. फर्स्ट पॉइंट मैंने इसमें वैसे ही लिखा हुआ है कि जो मिक्चुरेशन सेंटर इट इज़ लोकेटेड इन द पॉन्स और इसके साथ पैरासेंट्रल लोब्यूल एसोसिएटेड होता है. वैसे ये फिजियो में इन डिटेल आएगा. ठीक है, अब मेनली स्टार्ट करते हैं रीनियल फिजियोलॉजी इन द BTR. ठीक है, अलग से भी मैं कराऊंगी. इसमें सबसे पहले क्या है, क्लियरेंस क्या फॉर्मूला क्या होता है, UV/P. दैट इज़ कि यूरिन में जो वो होता है कंसनट्रेशन, V क्या होता है कि फ्लो रेट कितना है, और अपॉन P मतलब प्लाज्मा में कितनी है कंसनट्रेशन. ठीक है, यूरिन में कंसनट्रेशन, फ्लो रेट और प्लाज्मा में कंसनट्रेशन, UV/P. उसके बाद GFR क्या होता है, देखो GFR अगर हमने मेजर करना है तो हम देख लेंगे क्लियरेंस ऑफ इन्यूलिन. ठीक है, क्योंकि इन्यूलिन जैसे बॉडी में जाता है वैसे का वैसे निकल जाता है. इट इज़ फ्रीली फिल्टर्ड. ठीक है, अगर हमने रीनल प्लाज्मा फ्लो मेजर करना है तो हम क्या देखेंगे, P से प्लाज्मा फ्लो. तो हम देखेंगे इसमें क्लियरेंस ऑफ PAH दैट इज़ पैरामाइनोहिप्यूरिक जो होता है एसिड. ये क्योंकि ये जो है ये एक्टिवली सिक्रीट होता है. ठीक है, वो फ्रीली फिल्टर होता है एज इट इज़, तो GFR पता लगेगा. ये एक्टिवली सिक्रीट होता है तो इसलिए इसमें पता लगेगा कि कितना बॉडी में से सिक्रीट हुआ एक्टिवली, तो कितनी रीनल प्लाज्मा फ्लो है. ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो क्या होता है, अगर हमने वो बोले कि रीनल ब्लड फ्लो निकालना है तो क्या करेंगे, रीनल का ये प्लाज्मा फ्लो ऐसे निकालना, रीनल प्लाज्मा फ्लो डिवाइडेड बाय 1 माइनस हिमेटोक्रिट. ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो क्या होगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो अपॉन 1 माइनस हिमेटोक्रिट. अब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन अगर कोई पूछे तो क्या होता है, GFR डिवाइडेड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो RPF. सो ऊपर क्या आएगा, GFR, क्योंकि मेनली हमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, GFR. देन नेक्स्ट इज क्लियरेंस. क्या जो क्लियरेंस होती है वो मैक्सिमम किसकी होती है, सबसे ज़्यादा PAH पैरामाइनोहिप्यूरिक वही जो. ठीक है, उसके बाद क्रेटिनिन. ठीक है, क्योंकि इनकी क्लियरेंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसको तो खींच के बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है, धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं, एक्सिक्रीट हो रहे हैं ये. उसके बाद जो एज इट इज़ आ रहा है जा रहा है दैट इज़ इनरेन फ्रीली फिल्टर्ड. और कुछ हैं जिन्हें बाहर जाने ही नहीं दे रहे, जो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, जैसे कि यूरिया, सोडियम, ग्लूकोज. ठीक है, अब उसके बाद इसका एक तुम ये भी देख लो ग्राफ. ठीक है, इसमें क्या दिखाया है ग्राफ में, परसेंटेज ऑफ द फिल्टर्ड लोड रिमेनिंग. एक्स एक्सिस पे वो बता रहे हैं कि लेंथ ऑफ नेफ्रॉन कैसे PCT, DCT, लूपोफेनलेज से वो बाहर निकल रहा है. तो जो इन्युलिन है वो सेंटर में, वो तो सीधा का सीधा बाहर निकल रहा है. ठीक है, और जो धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब कि जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो नीचे आएगा, सोडियम और बाइकार्बोनेट नीचे आएगा. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इधर को आ रहा है ना छोटा सा ग्राफ, वो ग्लूकोज का है, क्योंकि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स ये दोनों चीज़ें जो है ये 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, नॉर्मली ये नहीं सिक्रेट, मतलब नॉर्मली ये नहीं आते यूरिन में. देन जो ऊपर है मतलब कि जो मतलब वो है एक्सक्रीटेड वाया ट्यूब्यूल्स. ठीक है, वो क्या है जो सिक्रीट हो रहा है बेसिकली, वो है PAH. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग PT लेंथ में अगर हम देखें ट्यूबुलर फ्लूइड अपॉन प्लाज्मा, जब हम देखते हैं ट्यूबुलर फ्लूइड अपॉन प्लाज्मा तो मतलब हम क्या देख रहे हैं, उसकी ऑस्मोलैरिटी. ठीक है, तो उसमें सबसे ऊपर क्या आएगा, PAH और क्रिएटिनिन. फिर एक सीधी लाइन आएगी इन्युलिन की. ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे यूरिया क्लोराइड और पोटेशियम, यूरिया CL के. ठीक है, फिर जब ऑस्मोलैरिटी कम वाली साइड में क्या आएगी, 1 से नीचे जिनकी ऑस्मोलैरिटी कम है उसमें बाइकार्बोनेट, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज सबसे नीचे. ठीक है, एक बार ये ग्राफ को देख लेना, थोड़ा सा आइडिया तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए मतलब बेसिकली. नेक्स्ट क्या है, काउंटर करंट. काउंटर करंट एक होता है मल्टीप्लायर और एक होता है एक्सचेंजर. अगर सिंपल काउंटर करंट पूछा जाए मल्टीप्लायर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो किस में होता है हमें पता है, लूप ऑफ हेनले में. अगर काउंटर करंट एक्सचेंजर पूछा जाए दैट इज इन वासा रेक्टम. उसके बाद है मैक्यूलर डेंसा सेल्स. मैक्यूलर डेंसा सेल्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ पे होते हैं, एट द जंक्शन ऑफ DCT एंड थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. मेनली DCT. ठीक है, उस जब जहाँ पे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले खत्म हुआ, DCT शुरू हुआ, वहाँ पर ये कीमो सेंसर है. ठीक है, ये क्या सेंस ये मीडिएट करते हैं
ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलर फीडबैक को। क्या होता है इसमें, अगर तो मैक्यूला डेंसा जो है उसे पता लग गया हाँ कीमो सेंसर है, तो वो क्या नोट करते हैं कि भाई सोडियम जब बढ़ जाता है, ठीक है, Na बढ़ गया तो फिर एडिनोसिन बढ़ता है, ठीक है। एडिनोसिन ए से होता है तो वो ए से एफेरेंट आर्टीरियोल की कंस्ट्रिक्शन करता है। एफेरेंट आर्टीरियोल जब है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली GFR जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, एडिनोसिन एफेरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद JG सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ये क्या होता है, मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स ऑन एफेरेंट आर्टीरियोल। JG सेल्स कहाँ पे होंगे, एफेरेंट आर्टीरियोल में, ठीक है। ये क्या सेंस करते हैं, ये सेंस करते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, कि जब ब्लड प्रेशर कम होएगा इन्हें पता लग जाएगा कि रास एक्टिवेट हो गया बीटा 1 के थ्रू, जो कि हार्ट, किडनी, एडिपोज टिश्यूज से जाके बीटा 1 जो है एक्ट करता है रास, और ये क्या करता है फिर रेनिन इसमें ज़्यादा बनता है, इंक्रीज रेनिन, तो उससे क्या होगा, एंजियोटेंसिन बढ़ेगा, फिर वो एल्डोस्टेरॉन पे एक्ट करेगा, वो बढ़ेगा, और सोडियम वाटर रीएब्जॉर्प्शन होएगी, और पोटेशियम हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन होएगी। जब पोटेशियम और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन होती है, हमें पता है क्या कहते हैं, H और मतलब K बाहर जितना जा रहा है H उतना बाहर जा रहा है, तो एसिडोसिस हो रहा है, क्योंकि H अब कम हो गया ना, सो pH कम हो गया। और अगर पोटेशियम बाहर कम जा रहा है और हाइड्रोजन बाहर कम जा रहा है तो pH बढ़ गया, तो दैट इज एल्कलोसिस। ये तो बेसिक है, वैसे पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट भी कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है। एक इसमें बताया कि स्प्ले फिनोमेनन क्या होता है, एक मिनट इधर कर देते हैं। हाँ, स्प्ले फिनोमेनन क्या होता है कि जैसे अगर हम देखें ना, प्लाज्मा ग्लूकोज और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ग्लूकोज जैसे ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम जिस लेवल पे होता है T मैक्स, वो कितना होता है 375, तो पहले तो वो बढ़ता रहेगा, प्लाज्मा में ग्लूकोज बढ़ता रहेगा, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है कि भाई इससे ज़्यादा तो रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इतना ही रीअब्जॉर्ब होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर इतना ही है, ठीक है। तो वो सैचुरेट हो जाएगा, तो अब जो है एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो ये बात क्या है कि ये ना एकदम से वो नहीं होता कि हाँ जी इतनी वैल्यू होगी अब हम सीधा इतना ही रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, स्मूथ सा ग्रेजुअली कर्व बनता है, इसे बोलते हैं स्प्ले। इसका क्या है रीज़न, क्योंकि कुछ नेफ्रॉन्स जो है वो कभी सैचुरेट होंगे, कुछ थोड़ी देर बाद होंगे, तो इसको हम बोलते हैं स्प्ले फिनोमेना, ठीक है। डिफरेंस इन T मैक्स दैट इज 375 एंड थ्रेशोल्ड कितना होता है 200, TM इज 375, ये डिफरेंस जो हमें दिख रहा है इन दोनों में वो स्प्ले फिनोमेनन की वजह से है, ठीक है। इन प्रेगनेंसी हमें याद रखना है कि फिजियोलॉजिकल जो होता है वो ग्लाइकोसूरिया होता है, फिर प्रेगनेंसी में ही अगर यूरिन में ग्लूकोज है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और ग्राफ है जिसमें हम क्या बताने हैं, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर अगर हम देखें और फ्लो रेट देखें, तो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, जो रीनल ब्लड फ्लो है वो पहले हम उसका फ्लो रेट बढ़ा रहे हैं, फिर एक पर्टिकुलर रेंज में ना वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो एक ऑटो रेगुलेटरी रेंज है, 80 से लेके बेसिकली 80 to 180 होते हैं, इन्होंने ग्राफ में 80 to 200 दिखाई हुई है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रेंज में जब फ्लो रहेगा तो GFR अपने आप रेगुलेट होता रहेगा विदाउट द न्यूरोनल सिग्नल, ठीक है। तो 80 to 180 या 80 to 200 mmHg ऑफ मीन आर्टीरियल प्रेशर पे ऑटो रेगुलेशन होती है GFR की, तो फिर वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो RBF रिमेन्स कांस्टेंट, रीनल ब्लड फ्लो उसमें कांस्टेंट रहती है, ऑटो रेगुलेशन होती है ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ बताया है सिस्टोमेट्रोग्राफी, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या स्टेजेस होती हैं, 1A हम या 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, या 1A 1B 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि इसमें हमने देखना है कि अ वेरी मॉडेस्ट लो राइज इन द प्रेशर इन ब्लैडर अपॉन ट्रिमेंडस इंक्रीज इन वॉल्यूम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कंप्लायंस ऑफ ब्लैडर वॉल।
मतलब जैसे पहले ये ग्राफ शुरू हुआ, मतलब कि यूरिन बनना और ब्लैडर में कलेक्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अब यूरिन तो बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो ब्लैडर जो वो है क्या कहते हैं प्रेशर, वो उतना ही रह रहा है। जबकि अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ रहा? ये इसलिए है क्योंकि ब्लैडर वॉल कंप्लायंट है, ठीक है। वो अपने टेंशन कंप्लायंस उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। तो लो राइज इन प्रेशर, बहुत कम प्रेशर राइज होता है, जबकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। एक जैसे तो नहीं होता कि हाँ जी यूरिन बना अभी इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया, नहीं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके बनता है। पहले क्यों नहीं बन रहा? दिस इज इसकी वजह से ग्राफ जो है वो ऐसे आ रहा है। क्यों? दिस इज ड्यू टू लैपलेस लॉ, दैट इज पी इज इक्वल टू 2T/R। फर्स्ट अर्ज टू मिक्चुरेट जो होती है, जहाँ पे स्टार्ट होती है कि हाँ जी अब लग रहा है कि वॉशरूम जा सकते हैं, पर अभी कंट्रोल भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ अराउंड 150 ml पे। और सडन इंक्रीज इन वेसिकुलर प्रेशर, जो सडनली जब बाद में इंक्रीज होता है, जब जहाँ पे मिक्चुरेशन होती है, वो कितना है 400 ml। उसके बाद है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो इसमें हमने क्या याद रखना है, PDA और एस, ठीक है, PDA और एस। PDA का मतलब क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना वो डायलेट करते हैं एफरेंट आर्टेरियोल को, PDA। और एस क्या होता है, जो एस वो होते हैं, एस का मतलब है जो एंजियोटेंसिन 2 है वो कंस्ट्रिक्ट करता है ईफरेंट को, ठीक है, एस इनहिबिटर्स, एस। हाँ, एस का मतलब है एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कंस्ट्रिक्ट करता है ईफरेंट को। तो फिर जब हम एस इनहिबिटर्स देंगे तो एंजियोटेंसिन 2 प्रेफरेंशियली कंस्ट्रिक्ट्स द इफरेंट आर्टेरियोल। तो इससे क्या होगा, रीनल जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो कम हो जाएगा, GFR बढ़ेगा, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन वो ये पहले की बात होती है, बाद में जाके वो भी कम होने लग जाता है, ठीक है। PDA में क्या था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो डायलेट करते हैं एफरेंट आर्टेरियोल को। तो जब हम नसेड्स देंगे तो क्या होगा, इसको ब्लॉक करना है अगर इस फंक्शन को, तो नसेड्स दे सकते हैं। अगर एंजियोटेंसिन वाले फंक्शन को ब्लॉक करना है तो एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ठीक है। अभी जो ग्लोमेरुलस में जो हमें पता है कि एफरेंट आर्टेरियोल होता है, इफरेंट होता है, इसमें जो प्रेशर है वो क्या क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर, है ना। ये सब लग के अल्टीमेटली ये होता है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो आता है वो अराउंड 10 आता है। ठीक है, अब देखो ये बता रहे हैं अगर एफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, हमने सोचा जो पहले वाला है उसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया, तो क्या होगा, GFR जो है वो कम हो जाएगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम हो जाएगा, दोनों ही कम हो गए। और अगर इफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो भी अब रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली वो बाद वाला गेट है जो बंद हो रहा है, तो अभी के लिए GFR बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्चर भी ऑब्वियसली बढ़ रहा है, ठीक है। अब हाई, अगर तो प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा है, तो GFR कम होएगा, ठीक है। और रीनल प्लाज्मा फ्लो में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो तो एज इट इज़ ही है। GFR कम हो रहा है तो जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम हो रहा है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम है तो GFR बढ़ रहा है और फिल्ट्रेशन फ्रैक्चर भी बढ़ रहा है, रीनल प्लाज्मा फ्लो में कुछ नहीं है। अगर यूरेटर जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर गया, इमेजिन करो कि जो यूरेटर है वो कंस्ट्रिक्ट कर गया, तो GFR जो है वो कम हो जाएगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम हो जाएगा। इसको भी याद रख लेना है, थोड़ा सा मतलब ऐसे दिमाग में एकदम से लॉजिक नहीं आता कई बार, इसको याद रख लो कि यूरेटर जब कंस्ट्रिक्ट होता है तो GFR कम होगा और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम होगा। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन में वो होता है फिर GFR कम, लेकिन इसमें अलग चीज़ क्या है कि इसमें रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो और भी कम है, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है उसमें देखो GFR कम है लेकिन रीनल प्लाज्मा फ्लो और भी कम है, तो अल्टीमेटली जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें ये होता है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो बैरियर है वो क्या है, क्या उसमें बैरियर क्या है, एक तो होता है सबसे पहले चार्ज बैरियर, एक होता है साइज बैरियर। जो
साइज बैरियर है उसमें क्या है कि फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम होता है जो 50 to 100 नैनोमीटर को ही मतलब का ही होता है। तो साइज में आ गया ना 50 to 100 नैनोमीटर। एक होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर टाइप 4 कोलेजन होता है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में टाइप 4 कोलेजन होता है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो कौन क्रिएट करता है? हेपैरन सल्फेट। हेपैरिन नहीं, हेपैरन। हेपैरन सल्फेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव चार्ज। तो और क्या चीज़ होती है तीसरी की जो विसरल एपिथेलियल लेयर है, हमें पता है एक पैराइटल एपिथेलियल लेयर होती है, एक विसरल एपिथेलियल लेयर होती है। जो विसरल एपिथेलियल लेयर है उसमें क्या होते हैं? पोडोसाइट्स जो कि फूड प्रोसेसेस हैं। तो वो भी एक चीज़ है। ये सबसे फिल्ट्रेशन बैरियर बनता है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स पे। इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग असेंडिंग, ठीक है, फिर डीसीटी, ये सब एक एक करके करना है सब में कलेक्टिंग। ठीक है, सबसे पहले आ गया पीसीटी। पीसीटी में क्या हो रहा है? देखो, एक तो 100% ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट, यूरिया, या 100% एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या वर्ड याद रखना है? इसमें आइसोटोनिक रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, आइसोटोनिक। और इसमें हमने देखना क्या है कि देखो क्या क्या चैनल है। एक है हमारे पास सोडियम और ग्लूकोज का चैनल। ठीक है, दैट इज SGLT2 वाला ट्रांसपोर्टर जो कि सोडियम और ग्लूकोज दोनों को इसमें लेके जा रहा है। और फिर उसके अलावा हमारे पास इसमें क्या है? सोडियम पोटेशियम ATP भी है, ATP भी, जिसमें 3 सोडियम बाहर जाते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली 3 सोडियम जो है वो ब्लड में जाते हैं और 2 पोटेशियम इसके अंदर पीसीटी के अंदर जाते हैं। ठीक है, यूरिन में बिल्कुल भी सोडियम ग्लूकोज नहीं जाना है, वो इसने वापस ले लिया है एज इट इज़। ठीक है, अब इसके अंदर बाइकार्बोनेट और सोडियम का भी होता है कि बाइकार्बोनेट और सोडियम भी ब्लड में जा रहे हैं। पर जो क्या होता है कि बाइकार्बोनेट और H+ जो है वो इसमें मिलके वही वाला काम करते हैं, H2CO3, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेट से CO2H2O। ठीक है, अब ये सोडियम और हाइड्रोजन का जो पंप होता है, इसकी वजह से सोडियम अंदर आएगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा यूरिन में। हाइड्रोजन बाहर जाके बाइकार्बोनेट के साथ मिलके फिर से वही बनाएगा H2CO3 जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है उस पर लग के CO2 और H2O बनाएगा, फिर H2O उससे अंदर आएगा। ठीक है, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है इस पे क्या एक्ट कर रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ठीक है, जो कि बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगा। इसका एग्जांपल क्या है? एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड को हम एजिटाजोलामाइड भी याद कर सकते हैं, एजिटाजोलामाइड, क्योंकि ये एसिड है। एसिड मतलब कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है। ठीक है, अब PTH का भी इसमें एक चीज़ आती है कि जो पैराथॉर्मोन है उसकी वजह से फॉस्फेट की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है। ठीक है, और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या करता है? सोडियम और वाटर और बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कॉन्ट्रैक्शन एल्कलॉसिस। तो इसमें ना बस ऐसे ही फैक्ट से बता रखे हैं, इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। एक जो SGLT वाला बताया था कि सोडियम और ग्लूकोज अंदर ले रहा है, तो SGLT2 इनहिबिटर जो होंगे, ग्लीफ्लोजिन्स, ये क्या करते हैं? अगर ये ग्लूकोज अंदर नहीं ले पा रहा तो इससे क्या होगा? ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, तो ये हो गया पीसीटी। पीसीटी को ना मैं एक बार थोड़ा सा ढंग से दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मैं पीसीटी को एक बार फिजियो पॉइंट ऑफ व्यू से भी फटाफट से बता देती हूँ कि पीसीटी में क्या होता है। इट इज़ द साइट ऑफ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है पीसीटी में। ठीक है, इसमें क्यों, क्या फीचर्स हैं इसके कि एक तो इसमें हाईली फोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, विल्लाई टाइप। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी। दूसरा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, इसके बाद ATP ज़्यादा है काम करने के लिए, तो पीसीटी में ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, पीसीटी में क्या क्या 100% क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होते हैं? 100 बता दिया, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। ठीक है, 80% क्या एब्जॉर्ब होता है? फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट, 88 वाले। ठीक है, 88 फॉस्फेट बाइकार्बोनेट। ठीक है, 70% क्या होएगा रीअब्जॉर्ब? जो NaCl, वाटर, पोटेशियम, यूरिया, कैल्शियम, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या हो गया? सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंजर मैंने एक बता दिया। ठीक है, जो अपना ल्यूमन में फेंक रहा है हाइड्रोजन और खुद ले रहा है सोडियम।
और एक सोडियम और ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्टर है। को ट्रांसपोर्टर है मतलब कि SGLT2 वाला को ट्रांसपोर्टर, तो मतलब दोनों को सेम डायरेक्शन में ले रहा है PCT के अंदर, सोडियम और ग्लूकोज को, ठीक है। और फिर उसके बाद एक दूसरी तरफ सोडियम पोटेशियम ATPase है जो कैपिलरी और PCT के बीच में है, ठीक है। वो सोडियम को लेके पोटेशियम को देता है, ऐसे वाला सिस्टम करता है, ठीक है। और वाटर तो एज इट इज़ आ रहा है एक्वापोरिन 1 से। ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो है इसमें जो वाटर इसमें रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो इंडिपेंडेंट होता है ADH के, ठीक है। क्योंकि जो कलेक्टिंग डक्ट में होता है ना वाटर रीअब्जॉर्ब, वो ADH के इन्फ्लुएंस में होता है, उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ ADH जो है वाटर रीअब्जॉर्ब होता है एक्वापोरिन से। उसके बाद ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है? थ्रू SGLT2 सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये। अगर तो प्लाज्मा ग्लूकोज मैंने बता दिया कि 180 ज़्यादा हो जाए तो ग्लाइकोसूरिया शुरू हो जाएगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड रीच हो चुके हैं, सैचुरेट हो चुके हैं, तो इसमें स्प्ले होता है, ठीक है। डिफरेंट जो होते हैं हेट्रोजेनिक रेवर्स नेफ्रॉन्स हैं, तो वो धीरे धीरे ऐसे बन जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज क्या है? 375 mg/min। उसके बाद मैंने ग्राफ्स करा दिए ट्यूबुलर फ्लूइड प्लाज्मा रेशियो के, कि सबसे ऊपर क्या आएगा, वो क्लोरीन और क्रेटिन वाला, यूरिया सोडियम ऑस्मोलैरिटी वाला, नीचे बाइकार्बोनेट अमीनो एसिड ग्लूकोज आएगा। चलो छोड़ो, ये नहीं मैं कर रही हूँ। फिर ये हो गया। अब फार्मा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें याद रखना था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो होते हैं वो इस पे एक्ट करते हैं। किस पे एक्ट कर रहे हैं? ये PCT पे ये इनहिबिट करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज को। ये नॉन कॉम्पिटिटिव होता है बट रिवर्सेबल होता है। ये क्या करते हैं? लॉस ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट इन यूरिन। क्यों? क्योंकि ये अगर आएंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है, तो ये जो है वही H पॉजिटिव और HCO3 को मिला के जो हम कर रहे थे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज आएगा, इसको H2CO3 बनाएगा, फिर CO2H2O बनाएगा, CO2H2O अंदर आएंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, वैसे बनाएंगे, फिर अंदर हाइड्रोजन इकट्ठा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तभी तो सोडियम अंदर आएगा, फिर सोडियम अंदर आएगा तभी तो वो ब्लड में जाएगा, ठीक है। तो ये सब नहीं हो रहा, तो सोडियम अंदर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सोडियम लॉस हो जाएगा और बाइकार्बोनेट भी वेला पड़ा है, उसका तो काम ही खत्म हो गया साथ में जुड़ने का H पॉजिटिव की, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस पर एक्ट नहीं कर रहा, तो सोडियम और बाइकार्बोनेट का लॉस हो जाएगा यूरिन में, ठीक है। मतलब डायूरेसिस होगा, और बाइकार्बोनेट निकलेगा तो क्या होगा? अंदर H पॉजिटिव बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। लेकिन यूरिन में एल्कालोसिस, अगर मेटाबॉलिक पूछ एसिडोसिस, यूरिन में पूछा एल्कालोसिस। सेल लिमिटिंग एक्शन, ठीक है। इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के एग्जांपल क्या होते हैं? एसिटाजोलामाइड, जिसको हम ओरली और IV दोनों दे सकते हैं, ब्रिनजोलामाइड और डोरजोलामाइड। ये ब्रिनजोलामाइड डोरजोलामाइड जो है वो आई ड्रॉप्स में हम यूज़ करते हैं। इंडिकेशंस क्या है इनकी? इनको हम यूज़ कर सकते हैं ग्लोकोमा में, दैट इज़ एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में। एंगल क्लोजर में याद रख लो C से, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर C से, ठीक है। और एल्कनाइजेशन करनी है अगर हमने यूरिन की। उसके अलावा ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है माउंटेन सिकनेस में, ठीक है। माउंटेन सिकनेस में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स ड्रग ऑफ चॉइस हैं। एस्टाजोलामाइड देते हैं ना हम उनमें, तो इसको एपिलेप्सी में भी दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि इसमें ऑब्वियसली वो बाइकार्बोनेट निकलेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। हाइपोकलीमिया हो सकता है, और पैरास्थीजिया और रीनल स्टोन्स हो सकते हैं। पैरास्थीजिया और रीनल स्टोन्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसको हम लीवर डिजीज में नहीं देंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट PCT के बेसिक हमें ट्रांसपोर्टर पता होने चाहिए। एक तो हमने ये कर लिया कि वो यूरिन वाली साइड की जगह सोडियम और ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, और सोडियम और हाइड्रोजन का वो एक्सचेंजर है। दूसरी साइड इसका ने ब्लड के साथ क्या है? सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, जिसमें 3 सोडियम ब्लड में जाते हैं और 2 पोटेशियम इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आई थिंक इसी की वजह से इसमें हाइपोकलीमिया हो रहा था कि पोटेशियम और हाइड्रोजन जो नहीं सॉरी पोटेशियम और सोडियम का जो हो रहा है ना, सोडियम पोटेशियम ATPase, इसमें सोडियम तो बाहर ही जाए जा रहा है, तो पोटेशियम जो है वो PCT में जाएगा और निकल जाएगा, और क्या, ठीक है। चलो अब उसके बाद आ गया लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में 2 पार्ट्स हो गए,
थिन डिसेंडिंग और थिक असेंडिंग। ठीक है, थिन डिसेंडिंग में क्या करते हैं हम, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। वाटर फटाफट से वो अब बोलते हैं सारा काम पीसीटी ने तो कर दिया, अब हम पानी एक्स्ट्रा ना बाहर जाने दें। ठीक है, तो वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, तो मतलब वो एक कंसनट्रेटिंग सेगमेंट है। ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि अब वाटर से इम्परमेबल है ये एक ये क्या करेगा इसमें ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट है। ठीक है, हाइपोटोनिक होएगा इसमें, मतलब कि वाटर तो रीअब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अब क्या होगा रीअब्जॉर्ब, अब यूरिन से हम लेंगे कि भाई कहीं हमारा फालतू का सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वाटर तो इकट्ठा कर लिया, अब हम इनको भी उठा लेते हैं। ठीक है, सो यूरिन से थिक असेंडिंग लिम्ब में क्या हम ये सब डालेंगे अपनी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा पंप होएगा, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड का पंप होता है। ठीक है, ये जो पंप है ना सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये अगर ख़राब हो जाए वो कौन सा सिंड्रोम होता है, बार्टर सिंड्रोम। बार्टर से आप याद रखो कि बार्टर सिस्टम होता है दे ले, लेकिन इसमें तो सिर्फ ले ही ले रहे हैं, दे तो कुछ रहे ही नहीं। तो किस चीज़ में, किस सिस्टम में दिक्कत है, बार्टर सिस्टम में, तो यह है बार्टर सिंड्रोम। ठीक है, इस पंप पे कौन एक्ट करता है, लूप डायूरेटिक्स इस पंप पे एक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ तो अपना वही चल रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, ये जो है फटाफट से सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड ले रहे हैं। और तो और इसमें एक और चीज़ है कि इसमें पैरासेलुलर पाथवे से, मतलब सेल्स के बीच में से क्या हम ले रहे हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम, क्योंकि ये भी तो हमें चाहिए ना, ये भी नहीं बाहर जाने चाहिए। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो हम पैरासेलुलर पाथवे से ले रहे हैं। ठीक है, ये एक हाइपोटोनिक, वो था आइसोटोनिक पीसीटी, ये क्या है हाइपोटोनिक या फिर डाइल्यूटिंग सेगमेंट है। इट इज़ इम्परवियस टू वाटर, ओनली सल्यूट्स आर रीअब्सॉर्ब। ठीक है, अब लूप डायूरेटिक्स मैंने बोला था कि इस पे एक्ट कर रहा है, तो लूप डायूरेटिक्स के बारे में बता देती हूँ कि ये एक्ट करते हैं थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे। ठीक है, इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर को, सिम्पोर्टर क्योंकि सारे के सारे एक साइड में ही वो ले रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं लूप डायूरेटिक्स के, फिरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड। ठीक है, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स। क्या कहाँ यूज़ करेंगे हम लूप डायूरेटिक्स को, एक तो हम यूज़ करते हैं अडीमा में। ठीक है, अडीमा में दैट इज़ जैसे कि क्रॉनिक हार्ट फेलियर, हमारा सॉरी कार्डियक हार्ट फेलियर होता है वो जो भी है उसमें, और हाइपरटेंसिव कोई इमरजेंसी है उसमें, ब्रोमाइड और आयोडाइड की पॉइजनिंग है तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और हाइपर कैल्सीमिया है तो भी, क्योंकि कैल्शियम फालतू में ले ही जा रहा है ना, इसको चैनल को ब्लॉक करो भाई, इतना नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अब ये क्लोराइड ले रहा है तो ब्रोमाइड आयोडाइड भी लेता रहता है, उसकी तो पॉइजनिंग होगी, इसको बंद करो। ठीक है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हमें, और हमें सोडियम पोटेशियम सब चीज़ें नहीं चाहिए, बंद करो। ठीक है, सो लूप डायूरेटिक्स जो है वो ऐसे एक्ट करते हैं। अब इसकी अगर मैं बताऊँ फिजियोलॉजी लूप ऑफ हेनले की, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें एक काउंटर करंट सिस्टम होता है। ठीक है, कि जो फर्स्ट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें वो हम उसको कंसनट्रेटेड बना रहे हैं, वो कंसनट्रेटिंग सेगमेंट है। जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो डाइल्यूटिंग सेगमेंट है। ठीक है, वो परमेबल टू सोल्यूट्स है पर इम्परमेबल टू वाटर है। लेकिन जो नीचे जाने वाली है वो कंसनट्रेटिंग बना रही है, मतलब वो परमेबल टू वाटर है और इम्परमेबल टू ये सॉल्ट्स हैं। और एक इस ये क्या करती है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इसमें भी एक्वापोरेट होता है, फटाफट से हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, और ये बाहर की जो है हाइपरऑस्मोलर सॉरी किडनी की मतलब मेडुलरी हाइपरऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, काउंटर करंट का काम ये है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारा कुछ हो गया काउंटर करंट सिस्टम। और कहाँ दिखता है हमें, किडनीज में तो दिख गया, ओके, लिम्स में, टेस्टिस में और इंटेस्टाइन्स में। ठीक है, लिम्स टेस्टिस और इंटेस्टाइन में। और एक वासा रेक्टर क्या होता है, काउंटर करंट एक्सचेंजर, जो ब्लड वेसल्स होती हैं अलॉन्ग दी लूप ऑफ हेनले विद सिमिलर ऑस्मोलैरिटीज। ये क्यों होती हैं एक्सचेंजर, ये मेडुलरी हाइपरऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखती हैं। उसके बाद कैल्शियम की भी रीएब्जॉर्प्शन होती है इसमें, तभी हाँ लूप डायूरेटिक देख के कैल्सियूरिया हो रहा है ना, क्योंकि
इसमें क्या होता है कि एक लूप ऑफ हेनले का सेल है, ठीक है, वो लूमन से कैल्शियम को, जहाँ पे यूरिन होता है ना, वहाँ से कैल्शियम को उठा के ले लेता है, ठीक है, क्योंकि जो है मतलब बेसिकली कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो जो लूप डाययूरेटिक है उसकी वजह से कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, निकलता जाएगा, तो फिर उसमें कैल्शियम ही आएगा। यस, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना भाई कैसे होगा कैल्शियम। उसके बाद आ गया डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट।